नमस्कार। हिंदी विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम एक विशिष्ट विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वह अवसर है हिंदी दिवस का अवसर। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष इस राष्ट्र के गौरव दिवस का आयोजन न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी भाषा से ही होती है। विश्व के मंच पर वह देश अपने आप को अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। भारत एक बहुभाषा भाषी देश है, एक बहुसांस्कृतिक देश है। इसे समेकित संस्कृति का देश भी कहते हैं। किंतु हिंदी इस देश को, इस देश के सभी राज्यों को, इस देश के सभी नागरिकों को स्वर देती है, उन्हें सस्वर बनाती है, संवाद का माध्यम बनती है, संपर्क का माध्यम बनती है, राष्ट्र की अस्मिता की पहचान बनती है, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक बनकर हमारे सामने उपस्थित होती है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य और सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा, इसी तरह हिंदी सप्ताह या हिंदी माह, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की हिंदी विषयक गतिविधियों का आयोजन, इसकी प्रेरणा है कि हमारी आज़ादी के बाद 1947 में 15 अगस्त के दिन जब हम स्वतंत्र हुए तो पूरा राष्ट्र इस चिंता में निमग्न हुआ कि अब हमें आज़ाद देश में अपने समस्त कार्यों का निष्पादन अपनी ही भाषा में करना चाहिए। हमने एक लंबी गुलामी देखी। जो मध्यकालीन भारत था उसमें मुगल हम पर काबिज थे और राजकाज की भाषा उन्होंने पर्शियन को यानी फारसी को बनाया था। उसके बाद अंग्रेज हम पर काबिज हुए तो उन्होंने समस्त कार्यों के निष्पादन के लिए अंग्रेजी को ही उपयुक्त भाषा घोषित किया। इसलिए मध्यकाल में जो कार्य उर्दू, अरबी, फारसी में होते थे, जो चाहे वो शासन प्रशासन हो, ज्ञान विज्ञान हो या अन्य क्षेत्रों में, केवल सृजन का काम कवि लोग अपने घर में, अपने आंगन में, अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में, अपनी भाषाओं में करते रहे। लेकिन शासकीय आदान प्रदान, व्यवस्था के साथ आदान प्रदान वो फारसी में हुआ। अंग्रेज़ों के समय में ये सारे कार्य, शिक्षा दीक्षा, ज्ञान विज्ञान, शासन प्रशासन, ये सब अंग्रेजी में अंतरित हो गया। तो हमने एक लंबे समय तक अपनी अनेक भाषाओं की उपस्थिति के बावजूद अपनी भाषा में बहुत आंशिक कार्य किया, लेकिन मुख्य समस्त कार्यों में हम अपनी भाषाओं का प्रयोग नहीं कर पाए। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। किंतु जब आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो हमें ये लगा कि किसी भी आज़ाद देश की अस्मिता विश्व मंच पर उसी की भाषा से पहचानी जाती है। इसलिए मित्रों, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा आदि का आयोजन हमें हिंदी में कार्य करने, हिंदी में चर्चा परिचर्चा करने, संवाद करने के लिए प्रेरित करता है। समस्त शासकीय प्रशासकीय कार्यों में, मंत्रालयों में, शैक्षिक संस्थानों में, बैंक में, बीमा कंपनियों में, वित्त वाणिज्य आदि क्षेत्रों में, ज्ञान विज्ञान तकनीक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में,
आज हमें ऐसा लगता है कि हिंदी अत्यंत समर्थ, सक्षम और सशक्त भाषा है और हमें उसके प्रयोग को, अनुप्रयोग को अब और गति प्रदान करने की आवश्यकता है। इसलिए हम हिंदी दिवस के दिन ये संकल्प लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अपनी दैनिकचर्या में, दिन प्रतिदिन के कार्यों में, शासकीय प्रशासकीय दायित्वों के निर्वाह में हम यथासंभव हिंदी में कार्य करेंगे। हिंदी क्योंकि पूरे देश को जोड़ती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संवाद और संपर्क की भाषा बनती है, सहज रूप से बोधगम्य होती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर केवल हिंदी की बात न करें, हिंदी में बात भी प्रारंभ करें। जब हिंदी में बात शुरू होगी तो निश्चित रूप से हिंदी दिवस और हिंदी माह बनाने का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। अंग्रेजी की बैसाखियों पर हम कब तक चलते रहेंगे? हम 75 वर्ष की आज़ादी या उससे भी अधिक समय की आज़ादी देख चुके हैं और निश्चित रूप से ये एक सुदीर्घ और प्रौढ़ अवधि है। यही समय है जब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देश जिस भाषा में सौंपें वो स्वभाषा हो, स्वदेशी भाषा हो। हिंदी दिवस जब हम मनाते हैं तो इसके मूल में हिंदी को राजभाषा के रूप में, राजकाज की भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रहता है। समस्त शासकीय प्रशासकीय ज्ञान विज्ञान आदि क्षेत्रों में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और इसी तरह जो विद्युतीय और मुद्रित माध्यम है उनके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में या तमाम तकनीकी क्षेत्रों में हम हिंदी के प्रयोग को यथासंभव बढ़ाएं। इस दृष्टि से हम हिंदी दिवस को राष्ट्र के गौरव का दिवस मानते हैं। हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष बड़े उल्लास के साथ, तमाम तरह की हिंदी विषयक गतिविधियों के आयोजन के साथ, प्रतियोगिताओं के साथ, प्रोत्साहन की व्यवस्था के साथ मनाया जाता है। किंतु पूरे विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को भी मनाया जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि राजभाषा हिंदी जो केंद्र सरकार की, संघ की समस्त कार्यों के निष्पादन की भाषा घोषित की गई, उसके साथ साथ विभिन्न भारतीय राज्यों में वहाँ के आंतरिक कार्य निष्पादन की भाषा उस राज्य की भाषा है, उसको वहाँ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है। किंतु केंद्र सरकार से यदि राज्य अपने किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार आदि का कार्य करेंगे तो उसमें हिंदी अनिवार्यतः होनी चाहिए। इसलिए ये जो बायलिंग्वलिज्म है, ये जो द्विभाषिकता है, उस समय जो प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा को लेकर, राजभाषा को लेकर जो व्यवस्था दी गई थी, उसमें उस समय की स्थितियों को देखते हुए तत्कालीन व्यवस्था ने कुछ उदारता बरतते हुए और छूट पर छूट देते हुए इस व्यवस्था को सख्ती से लागू नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी होनी चाहिए इस पर बल दिया। हिंदी शिक्षण, प्रशिक्षण, अभ्यास, हिंदी की गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, उनमें भागीदारी, इन सब के माध्यम से हिंदी में पारंगत बनाने के संकल्प लिए गए। मित्रों, यह एक अलग चिंता का विषय रहा है कि इतनी लंबी अवधि, 75 वर्ष की अवधि, 77 वर्ष की अवधि के बाद भी हम 100% कार्यों का निष्पादन ज्ञान विज्ञान, शासन प्रशासन, शिक्षा दीक्षा, इन सब क्षेत्रों में
अभी भी पूरी तरह हिंदी में नहीं कर पा रहे। उसके लिए हम हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़े का आयोजन करते हैं और एक प्रकार से ये प्लेज लेते हैं, ये एक प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने भावी भविष्य में, आगामी जीवन में समस्त कार्यों का निष्पादन हिंदी में करेंगे। उसके लिए भले ही हमें कुछ अतिरिक्त श्रम करना पड़े, अध्ययन अभ्यास करना पड़े, और अध्ययन और अभ्यास की कोई अवस्था, कोई आयु नहीं होती। माना कि हमें हमारी पारंपरिक शिक्षा अंग्रेजी में हुई हो, लेकिन वह हिंदी जो हमारे सपनों की भाषा है। इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी में सपना देखता हो। सपने सबको अपनी भाषा में, हिंदी में, मातृभाषा में ही आते हैं। और हंसने रोने का जो आनंद अपनी भाषा में आता है वो अंग्रेजी में नहीं आता। इसलिए अंग्रेजी की बैसाखियों पर हम कब तक चलते रहेंगे, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं। विश्व का अति सभ्य प्राचीन देश होने के कारण भारत में अत्यंत सुदीर्घ अवधि से शासन चलता रहा। उस शासन को चलाने के लिए किसी न किसी प्रशासनिक व्यवस्था की उपयोगिता भी बनी रही। तब इससे संबंधित साहित्य को राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, दंड नीति, स्मृति आदि नामों से अभिहित भी किया जाता रहा। प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की अभिव्यक्तियां राजकीय अभिलेख तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनका प्रयोग कविता और इतिहास में भी था। इसलिए वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण ऐसे धार्मिक ग्रंथों में राजा, उनके प्रकार, उनकी नियुक्ति, मंत्री, पदाधिकारी, आचार संहिता, प्रशासन, संचालन, विधि विधान आदि, इन सब के उदाहरण हमें हमारी शासकीय प्रशासकीय व्यवस्था में मिलते हैं। राजकाज, प्रशासन, इन सब की भाषा संस्कृत थी। इस तथ्य के प्रमाण हमें प्राचीन सरकारी लेखों में, पत्रों में, कानूनों में, नियमों में और सरकार से संबंधित अभिलेखों में सहज ही प्राप्त होते हैं। कालांतर में संस्कृत विशिष्ट वर्ग और साहित्यिक ग्रंथों तक सीमित हो गई और जनता से दूर होती चली गई। उसके परिणाम स्वरूप समयानुसार प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का प्रयोग राजकाज में होने लगा और 12वीं-13वीं शताब्दी तक आते आते पंजाब से बंगाल तक प्रचलित सभी बोलियों और भाषाओं को हिंदी ने आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया और राजकाज की भाषा के रूप में वह व्यवहार में भी आने लगी। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि हिंदी का उत्तर पूर्वी और मध्य भारत, इसकी समस्त भाषाओं से गहरा संबंध हो गया। राजपूतों की शासन की भाषा डिंगल पिंगल वस्तुतः राजस्थानी हिंदी ही थी, जिसमें शासकीय पत्र, टिप्पणियां, राजकाज, कर्मचारियों की आचार संहिता, राजा के आदेश, ये सब प्रस्तुत किए जाते थे। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना है। संस्कृत युग के पश्चात पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के दौर में हिंदी ने जन्म लिया। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए हम 1050 से इसका प्रारंभिक समय स्वीकार करते हैं, किंतु इस साहित्य की भाषा हिंदी है और कविता की भाषा हिंदी है। खड़ी बोली हिंदी का विकास अमीर खुसरो के काव्य से लेकर आज तक बहुत हुआ, किंतु आदिकालीन हिंदी साहित्य की भाषा हिंदी हो या मध्यकालीन भक्ति और रीतिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी हो, वह मूल रूप से वर्तमान खड़ी बोली हिंदी से भिन्न है। वह हिंदी की समस्त बोलियां, 18 बोलियों का उल्लेख मिलता है। इसलिए जब हम वर्तमान संदर्भों में हिंदी अनुप्रयोग की स्थिति पर विचार करते हैं, बात करते हैं, तो ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, इन सब भाषाओं के संदर्भ में चर्चा नहीं करते। ये उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में साहित्यिक अभिव्यक्ति का, परस्पर बातचीत का माध्यम भले ही है। इसलिए हमें हिंदी अनुप्रयोग की चर्चा खड़ी बोली हिंदी के संदर्भ में ही करनी होती है। भारत में मुसलमानों के आगमन के पश्चात देश के इन अन्य भागों में जहां उन्होंने शासन स्थापित किया, अरबी फारसी को भारतीय भाषाओं के साथ प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया, किंतु उत्तर भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और इसी तरह सूरी तथा मुगल वंशों के विभिन्न बादशाहों के शासन में हिंदी के प्रयोग के प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं। औरंगजेब के शासन में भी हिंदी का प्रयोग फारसी के साथ होता रहा। मुगल काल के समय सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले शब्दों जैसे सरकार, तहसीलदार, वकील, चपरासी, सिपाही, अमीन, दफ्तर, खजांची, माल, मकान, ऐसे बहुत से प्रयोग हमें बड़ी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।
यहीं मराठों के शासनकाल में भी देखने को मिलता है। वहाँ युद्ध के पश्चात तैयार किए गए संधि पत्रों, राजनीतिक व्यापारिक समझौतों, अध्यादेशों, प्रमाण पत्रों आदि की भाषा भी हिंदी थी। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में तत्कालीन प्रचलित राजभाषा फारसी को प्रश्रय तो दिया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। धीरे धीरे वह न केवल पूरी तरह से भारतीय प्रशासन की भाषा बन गई, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग और धंधों की, कामकाज की, उद्योगों की भाषा के रूप में भी स्थापित हो गई। फिर भी अंग्रेजी शासक यह महसूस करते रहे कि भारत की भाषाओं को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी को और अन्य प्रदेशों में वहाँ की भाषाओं को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनने की छूट दे दी। हिंदी को लेकर अंग्रेजी के विरुद्ध स्वयं अंग्रेज ही लड़ते रहे। उनमें उल्लेखनीय नाम फ्रेडरिक पिनकॉट का लिया जाता है। ब्रिटिश सरकार से उनकी यह लड़ाई सन 1868 में प्रारंभ हुई, जबकि वे उस समय केवल 32 वर्ष की अवस्था के थे। सन 1888 में श्रीधर पाठक को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 20 साल पहले मैं एकमात्र यूरोपियन था जिसने सरकार पर हिंदी के बारे में दबाव डाला, और 10 साल बाद इस नियम को बनवाने में मैं सफल रहा कि भारत जाने वाले अंग्रेज़ों के लिए हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जाए। स्वाधीनता के बाद हिंदी को प्रशासन की भाषा के रूप में विकसित करने का निश्चय किया गया, क्योंकि भाषाई स्वाभिमान स्वतंत्र राष्ट्र का अभिन्न अंग होता है। हिंदी को राजभाषा का प्रशासन की भाषा के पद से सुशोभित करने के पीछे यह धारणा थी कि हिंदी केवल ज्ञान विज्ञान, अध्ययन, अध्यापन, साहित्य आदि की ही भाषा न रहे, लोक संपर्क की भाषा भी बने, बल्कि प्रशासनिक भाषा का जामा पहनकर सरकारी कामकाज, बोलचाल और कार्य व्यवहार की भाषा भी बन जाए। इसके लिए वैधानिक व्यवस्था भी की गई, मानवीय और भौतिक संसाधन जुटाए गए, सरकारी कार्यालयों और क्षेत्रों में ऐसा वातावरण बनाया गया कि धीरे धीरे हिंदी दैनिक कार्यों की भाषा बन जाए। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा हिंदी के लिए बहुत से वैधानिक प्रावधान, व्यवस्थाएं की गईं। आज़ादी के बाद भारत के संविधान के प्रवर्तन पर हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 से और 351 तक राजभाषा देवनागरी होगी, इसका भी प्रावधान किया गया, यानी राजभाषा की लिपि देवनागरी होगी। वर्ष 1952 से लेकर 61 तक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए गए। अनुच्छेद 344 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 1956 में एक राजभाषा आयोग का गठन भी किया, जो राजभाषा के प्रगामी प्रयोगों के विषय में सिफारिश कर सके। 30 सदस्यों की संसदीय समिति ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और राष्ट्रपति के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत की। इसके आधार पर वर्ष 1960 में हिंदी के विकास और प्रगामी प्रयोगों के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी किए गए। इसके बाद सघन रूप से राजभाषा के प्रयोग के बारे में कार्यवाही भी हुई। सन 1963 में राजभाषा अधिनियम बना। सन 1967 में इसमें संशोधन भी हुआ। राजभाषा अधिनियम के अनुसार संघीय कार्यों के लिए द्विभाषिक स्थिति अपनाई गई और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर कुछ कार्यों के लिए उसका प्रयोग विशेष रूप से धारा 3(3) के अनुपालन में जरूरी कर दिया गया, अनिवार्य किया गया। किंतु इसके साथ ही अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में उन सभी प्रयोजनों के लिए चलते रहने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई जो संविधान लागू होने के पहले से चल रही थी। इस प्रकार केंद्रीय सरकार में एक दीर्घकालिक द्विभाषिकता की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। दिसंबर 1967 में संसद के दोनों सदनों में भाषा नीति संबंधी एक संकल्प पारित हुआ। इस संकल्प के पैरा 1 के अनुसार राजभाषा विभाग यानी गृह मंत्रालय हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाता है, जिसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के लिए 1 वर्ष में हिंदी में काम करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राजभाषा नीति के अनुपालन के विचार से राजभाषा नियम 1976 के तहत देश को क, ख और ग क्षेत्रों में भाषा की दृष्टि से वर्गीकृत कर दिया गया। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व भारत सरकार एवं उसके उपक्रम में कार्यरत प्रशासनिक प्रमुखों का है और इसमें प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का सहयोग अपेक्षित है। हिंदी के संवैधानिक उपबंध यानी संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाएगी।
इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत प्रयोग चलता रहेगा, ताकि हिंदी इस अवधि के दौरान शासन, विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए, सशक्त हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह भी अधिकार दिया गया कि 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने का विधि द्वारा कोई उपबंध ला सकती है। इस प्रकार के प्रावधानों से हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान करने के बाद भी अवरोधात्मक संवैधानिक उपबंधों का सामना करना पड़ा। उसी के दुष्परिणाम है कि आज भी हम हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़े का आयोजन करते हैं और देशवासियों को प्रेरित करते हैं, वो चाहे मूलतः किसी भी मातृभाषा से संबद्ध हों, कि यदि वो सरकार में या तमाम दूसरे कार्यालयों में कार्यरत हैं तो यथासंभव वो हिंदी में कार्य करने के लिए अभ्यास करें, अभ्यस्त हों। संविधान के अनुच्छेद 344 के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को यह आदेश दिया गया कि संविधान के प्रथम 5 वर्ष तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करें। संविधान के अनुच्छेद 345 में यह भी प्रावधान किए गए कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सके। अनुच्छेद 346 में यह भी साफ आदेश दिए गए कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य और संघ के मध्य यदि पत्राचार होता है और संघ की राजभाषा का ही प्रयोग उसमें होना चाहिए। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त अनुपात अपने द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञान कराना चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने का अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों इत्यादि की भाषा का भी प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 349 में यह व्यवस्था है कि संविधान के शुरू के 15 वर्षों की कालावधि तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के समाधान के लिए संघ या संबद्ध राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में निवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था के जरिए भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार भी पूरी तरह सुरक्षित किए गए। संविधान का अंतिम अनुच्छेद 351 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी को एक ऐसी सर्वमान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे जिसका पूरे राष्ट्र में गर्व के साथ प्रयोग किया जाए, अनुप्रयोग किया जाए और वह भारत की मिश्रित संस्कृति की अभिव्यक्ति की भाषा बन सके। इसी के लिए हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करते हुए समृद्ध बनाने के सुझाव भी दिए गए। मित्रों, इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी की राजभाषा, हिंदी की ये विकास यात्रा, संवैधानिक प्रावधान, उसमें किए गए समय समय पर परिवर्तन, यह निश्चित रूप से आज हिंदी के जिस रूप को हम देखते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।